मेरा शौहर मौलवी था। हमारी शादी को पूरा साल हो चुका था, मगर उसने अभी तक मेरे साथ हम बिस्तरी ना की। मैं जब सामने जाती तो कहता निकाब कर लो, मगर अब मुझे जवानी तंग करने लगी थी। एक दिन शौहर नमाज़े फजर के लिए उठा तो मुझे बुरी हालत में सोते हुए देखा। तो शादी की पहली रात मैं पूरी बर्फ की मानिंद ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठे मेरे शौहर की तेज नजरें मुझे अपने वजूद के अंदर बेवस्त होती महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, क्या बात है आलिया, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई? मैंने लरजती पलकों से उसे देखा था। अपने आंसू में जब्त कर रही थी। मेरे होंठ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। वो बड़े सख्त और गुस्सीले लहजे में मुझसे पूछ रहा था। मैं चाह कर भी बोल नहीं पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा से मुझसे धाड़ते हुए पूछा, आलिया मैंने कुछ पूछा है तुमसे? इसके इस तस्वार पर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं रोने लगी, लेकिन शायद सामने वाला पक्का इरादा कर चुका था कि मुझसे जवाब लिए बिना बख्शेगा नहीं। ये रोना धोना बंद करो और बताओ मुझे इनकार की वजह क्या है। अगर तुम ये सोच रही हो कि आज की रात मैं तुम्हारे चार आंसू देखकर बर्बाद कर दूंगा, तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दो। ये कहकर उसने मेरा सर्द हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में लिया, जो बुरी तरह से कपकपा रहा था। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो वो मेरे और भी करीब हो गया। क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? मेरी पसंद के रूसी लिबास को पहने, खुद को मेरे लिए सजाए, मेरे ही कमरे में बैठी तुम मुझसे मेरे सब्र का इम्तिहान बिना किसी वजह के मांगोगी, तो मैं क्यों ये सब कुछ तुम्हें करने दूंगा? मैं फरिश्ता नहीं हूँ आलिया कि जो लड़की मेरे हक में हर तरह से जायज हो चुकी हो उसे यूं सजा सवरा बस देख कर जी जितलाता रहूं। मैंने तो बड़ी मुश्किल से वक्त काटा है, हर रोज तुम्हारी संगत के ख्वाब देखे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अरसल का लहजा मखमूर होने लगा था। वो मेरे चेहरे की झूठी लट को पकड़े बड़ी वार्तफिक से मुझे देख रहा था। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो। जितना वो आज बेताब नजर आ रहा था, मेरे लिए उसे रोकना और भी कठिन इम्तिहान बनता जा रहा था। लेकिन मैं भी मजबूर थी। जो राज मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर मेरा वो राज अरसल जान जाता तो मेरी जान ले लेता, मुझे तलाक दे देता। अरसल ने जेब से रुनुमाई का तोहफा निकाला। सोने की चेन थी, जिसे पहनाते हुए उसकी उंगलियां बेखुदी से मेरे गले में सफर करने लगी थी। एक करंट था जो मेरे पूरे वजूद में लगा था। मैंने झट से उनका हाथ पीछे झटक दिया और खुद भी पीछे हट गई। मैंने कहा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें अरसल, मुझे बस एक माह का वक्त दे दे। मैंने मलतजी लहजे में कहा, वजह बताओ मुझे, वरना मैं जबरदस्ती भी तुमसे अपना हक वसूल कर लूंगा। मुझे कोई सवाल नहीं करेगा। वो भी शायद ठान कर बैठे थे कि मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन उनकी कुर्बत मेरे लिए कौन सी नई आजमाइश लाने वाली थी वो मैं जानती थी। लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सकती थी। जैसे जैसे वो मेरे करीब बढ़ रहे थे, मेरी हालत गैर होने लगी थी। मैं इस कदर बदहवास और परेशान थी, वहीं बेहोश होकर बेड पर ही गिर गई। मेरे कानों में अरसल की आवाजें गूंज रही थी। वो मुझे आलिया आलिया पुकार रहे थे, मेरे बाजू हिला जुला रहे थे। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं यूं होशो हवास खो बैठूंगी। शायद मैं होश से गाफिल हो रही थी, या फिर ये उन मेडिसिन का असर था जो निकाह के बाद अपनी वालदा की बातें सुनकर मैंने खाई थी। मैं नहीं जानती थी कि जो इंकशाफ मेरी माँ ने मुझ पर किया था, मैं चाह कर भी अपने शोहर को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी। ये भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द था। नहीं, मुझे बेहद पसंद थे। ये बात भी नहीं थी कि माजी में मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया था कि मुझे उसके राज खुल जाने का डर था। बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो मसला मेरे साथ था वो शायद ही किसी लड़की के साथ हो। बहरहाल जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में थी। मेरी सास और अरसल मेरे सिरहाने परेशान खड़े थे। मेरी सास मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि ये अब बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। कुछ ही देर में मैं घर आ गई। मेरी सास मुझे आराम का मशवरा देकर मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मैं अपनी बेड पर लेट गई। घर पर अब भी अरसल के कजन्स मौजूद थे। शादी वाला घर था, मेहमानों का होना तो लाजमी सी बात थी। मुझे उनके कजन्स की बातों की आवाजें आ रही थी, जो अरसल से मजाक कर रहे थे कि एक ही रात में ऐसा भी तुमने बीवी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश ही हो गई। अरे नाजुक सी लड़की थी,
پیار محبت سے کام لینا چاہیے تھا۔ گو کے لڑکوں کی بے باک زبانوں کو تو جیسے موقع مل گیا تھا۔ نہ جانے وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے۔ مجھے اپنے اندر شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میری وجہ سے ارسل سب کے سامنے صفت اٹھا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اب 4 دن کمرے کا رخ مت کرنا، اور کوئی میری ساس سے کہہ رہا تھا آپ خود دلہن کے پاس رہیے گا، کہیں ارسل کی شکل دیکھ کر دلہن پھر سے نہ بے ہوش ہو جائے۔ ہنسنے اور کہکے لگانے کی آوازیں مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا رہی تھی، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ اگر اصل وجہ شوہر کو بتا دیتی تو وہ طلاق دے کر دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتا۔ اگر کچھ بھی نہ بتاتی تو رشتہ قائم ہوتے ہی وہ جان جاتا میں کس دوہری اذیت سے گزر رہی تھی۔ چند دن تک میری ساس ہی میرے پاس آتی رہی، مجھے کھانا بھی وہی کھلاتی تھی۔ بہت نرم دل خاتون تھی، اچھی اور محبت کرنے والی۔ مہمان بھی جا چکے تھے، میری طبیعت بھی کافی بہتر ہو چکی تھی، اسی لیے میں نے خود ہی کچن کے کام سنبھال لیے تھے۔ حالانکہ میری ساس نے مجھے بہت منع کیا تھا۔ ارسل بہت چپ چپ سے تھے، کھانے کے دوران بھی مجھے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے رہتے تھے۔ میرے سسرال میں بس میری ساس اور شوہر ہی رہتے تھے۔ ارسل میری ساس کی اکلوتی اولاد تھے۔ ویسے تو سب مہمان جا چکے تھے، لیکن میری ساس کی بھتیجی ابھی یہی تھی۔ عمر میں وہ میرے ہی برابر کی تھی۔ اس کے BA کے پیپرز ہو چکے تھے، اس لیے وہ مہینہ یہاں رہنے کی ارادے سے آئی تھی۔ خوبصورت بھی تھی۔ جو بات مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ارسل سے بہت بے تکلف تھی۔ وہ ارسل سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ اسے بس لیے دبے ہی کوئی جواب دے رہے تھے۔ ان کی نظریں تو مجھ پر جمی ہوئی تھی، زبان سے مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کی نظریں جو مجھ سے کہہ رہی تھی میں جان کر بھی انجان بن گئی تھی۔ رات کو میں کچن کے کام نمٹا رہی تھی۔ میری ساس اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور ان کی بھانجی بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ارسل آج ڈرائنگ روم میں ہی سو رہے تھے، کیونکہ ارسل کے چھوٹے سے فلیٹ میں بس 2 ہی کمرے تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ میں ابھی برتن ہی دھو رہی تھی جب مجھے کسی کی بےتاب نظروں نے الجھنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ارسل بالکل میرے پیچھے کھڑے تھے۔ کہنے لگے نیند نہیں آ رہی، سر میں درد ہے، مجھے 1 کپ چائے بنا دو عالیہ۔ مجھے لگا تھا کہ وہ چائے کا کہہ کر باہر چلے جائیں گے۔ میں کچن کے کام کے وقت دوپٹہ کچن کے دروازے پر لٹکا کر ہی کام کرتی تھی، کیونکہ اس وقت کچن میں میں اکیلی ہوتی تھی۔ پھر گھر پر کوئی دیور، جیٹھ اور سسر بھی نہ تھے، لیکن ارسل یوں اچانک سے کچن میں آ جائیں گے اور میرے پاس کھڑے ہو جائیں گے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ جب میں نے انہیں یوں ٹکٹکی باندھے خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو سبکی سی محسوس ہونے لگی، لیکن کچن کے دروازے کے پاس وہ کھڑے تھے، بالکل وہیں پر دوپٹہ بھی تھا میرا۔ میری کوشش تھی کہ جلد از جلد چائے بن جائے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ رات 11 بجے سوئی گیس بہت ہلکی ہو جاتی ہے۔ 1 کپ چائے بھی 15-20 منٹ سے پہلے نہیں بنتی تھی، اور 20 منٹ یوں یہاں کھڑے ہونا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں بار بار ارسل کی نظروں سے الجھ رہی تھی، دل کی دھڑکنیں میرے قابو سے باہر تھی۔ عالیہ، تمہارے بال بہت لمبے اور حسین ہیں، میں نے تو آج غور کیا ہے۔ وہ 2 قدم میری جانب بڑھ چکے تھے۔ کچن تھا بھی چھوٹا سا، اسی لیے میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ جانتی ہو، میں نے جب تمہیں پہلی بار اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا، تمہاری مسکراہٹ سے تمہارے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے میرا دل ہی مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں جب تک اس شادی کے فنکشن میں موجود تھا، میری نظریں مسلسل تم پر تھی، بس وہیں پر اپنا دل تم پر ایسا ہارا کہ جب تک رشتہ پکا نہیں ہو گیا، میرا سکون چین تو جیسے مجھ سے چھین ہی گیا تھا۔ یہ کہتے وہ میرے اور بھی قریب آ گئے۔ میں پیچھے شیلف سے جا لگی تھی۔ ارسل پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے اپنا دوپٹہ لینا ہے۔ میں نے اپنے ماتھے پر نمودار ہوئے پسینے کو صاف کیا تھا۔ کیوں؟ یہاں کوئی غیر ہے عالیہ جس سے تمہارا پردہ ہے؟ میاں بیوی تو ویسے بھی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اللہ نے کلام پاک میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ ارسل بہت نرم لہجے سے مجھے بتا رہے تھے، لیکن میری حالت پھر سے غیر ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، میں نے انہیں پیچھے دھکا دیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔
तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं कैसे अरसल की बढ़ती हुई जसारतें रोक सकती थी? वो अपनी जगह जायज थे, लेकिन जिस मुश्किल में मैं फंस चुकी थी वो मेरे लिए सुहाने रूह बन गई थी। मैं रोने लगी। पत्थर की तो मैं भी नहीं थी, एक फितरी सा रिश्ता था। जितनी मेरी मोहब्बत के मतमनी अरसल थे, मैं भी थी, लेकिन बस मजबूरी मेरे आड़े आ गई थी। उसके बाद से अरसल ने मुझसे बातचीत करना ख़त्म कर दी। वो बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देखते थे। एक बार उनके ऑफिस के कपड़े मैं प्रेस करने लगी तो उन्होंने मेरे हाथ से छीन लिए। कहने लगे, तुम्हें मेरे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उन्होंने अपने कपड़े अपनी खाला की बेटी राबेल को दे दिए। नाश्ते का भी उसी से कहने लगे। मैं बेचैन सी होकर रह गई। अरसल का रवैया शायद मेरे साथ ठीक ही था। वो कब तक मेरे साथ नरमी बरत सकते थे, लेकिन मेरी पर उस वक्त बनाई जब मैंने राबेल को अरसल के आगे पीछे घूमते देखा। वो बड़ी खुशी से दौड़ दौड़ कर अरसल के सारे काम कर रही थी। हैरत मुझे ये देखकर हुई कि शाम को जब अरसल ऑफिस से वापस आता था, उसी वक्त राबेल नई दुल्हनों की तरह तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी रहती थी। जैसे ही अरसल अंदर आता, उसके हाथ से लैपटॉप का बैग थाम लेती। वो काम जो मेरी जिम्मेदारी थी वो बड़ी खुशी असलोबी से निभा रही थी, और मेरे अंदर तो गोया आग सी लग गई थी। लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि अरसल खुद उसे अहमियत दे रहा था, उसे मुझ पर फोकियत दे रहा था। शायद इसलिए कि जो वो चाहता था वो मैं पूरा करने से कासिर थी। बात यहीं तक महदूद नहीं थी। एक बार रात के टाइम मेरी आंख खुली तो मुझे लाउंज से बातों की आवाजें आ रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सामने चाय के 2 कप भी पड़े थे। मुझे देखकर राबेल की हंसी तो ब्रेक लग गई, लेकिन अरसल बिल्कुल बेनियाज बैठे थे। वो फिर भी राबेल से बातें कर रहे थे, जैसे उन्हें मेरे होने ना होने की कोई परवाह ही ना हो। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, मेरा घर बर्बाद हो रहा था, लेकिन मैं शायद जिंदगी के इस दोराहे पर खड़ी थी जहां आगे कुआं और पीछे खाई थी। अगर मैं हकीकत अरसल को बताती तब भी मेरा घर बर्बाद होता, और ना बताती तब भी राबेल नामी लड़की मेरी जगह ले लेती। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सौतन का दुख नहीं। मेरे और अरसल के दरमियान जो कुछ भी था, मैं नहीं चाहती थी कि राबेल बीच में आए। इसलिए मैंने अपनी सास से कहा कि राबेल को काफी दिन हो गए हैं आए हुए, वापस कब जाएगी? मेरी सास कहने लगी कि मैं भी इसे कह चुकी हूँ कि अब तो तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम वापस चली जाओ। लेकिन ये अरसल है ना, उसे मना किए जा रहा है। ये सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। अरसल क्यों चाहते थे कि वो यहाँ से ना जाए? एक बार मैं किचन से बाहर आई तो वो दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई। उनके बीच होने वाली बातें ही कुछ ऐसी थी, मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। मैं नहीं जानती थी कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन आज इस राज से भी पर्दाफाश हो चुका था। मैं शायद इस खुशफहमी में थी कि अरसल मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हकीकत तो शायद कुछ और ही थी। क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था उसके बाद मेरे दिल में ये खुशफहमी ख़त्म हो चुकी थी कि मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत करता है। शायद ये शादी उसकी कोई मजबूरी थी, वरना मोहब्बत उसे राबेल से थी, और राबेल उसके कहने पर ही यहाँ रुकी हुई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात का खाना भी मैंने नहीं खाया। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। आधी रात मैंने रो कर गुजारी थी। रात 2 बजे मुझे ड्राइंग रूम से सरगोशियों की आवाजें आने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद था। मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। अरसल राबेल की बाहों में एकदम से मेरी आंख खुली। मेरा तनफ्फुस बुरी तरह से जल रहा था। मैं पसीने से शराबूर हो चुकी थी। शुक्र है कि जो कुछ मैंने देखा था वो एक ख्वाब था। मैं उठकर फौरन से अपने कमरे से बाहर निकली। लॉन्च में खामोशी का राज था। मैं ड्राइंग रूम में गई। अरसल अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहे थे। मैं रोते हुए उनके पास बैठ गई। वो मुझे देखकर मुतफक्किर से हुए। कहने लगे, क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैंने कहा, अरसल, आप आज के बाद राबेल से बात नहीं करेंगे। मेरी बात पर पहले तो वो कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। कहने लगे, क्यों ना करूं बात? मैंने कहा, आपके दिल में राबेल थी तो मुझसे
मुझसे शादी क्यों की आपने? वो कहने लगे, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने राबेल की कदर नहीं की और तुम्हारे हुस्न का असीर हो गया। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है, इसीलिए मैं राबेल से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यूं बर्बाद नहीं कर सकते। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर अरसल। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले आए। कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। कहने लगे, बस यही सुनना चाहता था मैं। मुझे यही जानना था कि तुम्हारे दिल में कौन है। इसीलिए मैंने राबेल की मिन्नत की थी कि वो मेरे साथ मिलकर ये ड्रामा करे। आलिया राबेल मेरी सगी बहन है। खाला की कोई औलाद ना थी, इसीलिए अम्मी ने राबेल को उन्हें दे दिया था। ये बात मेरे लिए एक नया इंकशाफ थी। फिर बोले कि तुम्हारी दूरी ने मुझे बेहद परेशान कर रखा था। मुझे लगा तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, इसीलिए मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो। इसीलिए मैंने राबेल के साथ मिलकर ये ड्रामा किया था और आज तुम्हारे इजहार ने मेरे अंदर एक इत्मीनान सा भर दिया है। शायद तुम्हारी मुझसे दूरी एक फितरी हिचकिचाहट थी। अरसल मेरे आगे आने लगे, लेकिन इस बार मैं उन्हें रोक नहीं पाई क्योंकि अपनी जबान से इजहार कर बैठी थी। पूरी रात मेरी खौफ में गुजरी थी कि जिस दिन मेरा सच अरसल को पता चल गया, वो दिन मेरा उस घर में आखिरी दिन होगा। बहरहाल मेरी संगत पाकर अरसल बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद राबेल भी वापस चली गई। बस मेरा दिल हर वक्त खौफ की जिद में रहता था कि जब मेरी सच्चाई का इल्म अरसल को होगा तब मेरा क्या होगा। हमारी शादी को कई माह गुजर गए थे जब एक बार मेरी सास खाने के दौरान कहने लगी कि अरसल, अब मुझे जल्द ही पोते या पोती की खुशखबरी भी सुना दो। ये सुनते ही मेरे हलक में तो जैसे नवाला फंस कर रह गया था। मैंने पानी पीकर नवाला अंदर उतारा। मेरी भूख ही मिट चुकी थी। अरसल अलबत्ता मुस्कुराते हुए अपनी माँ को तसल्ली दे रहे थे। कुछ माह बाद ही अरसल अपनी वालदा के इसरार पर मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गए। उसने बहुत से टेस्ट लिखकर दे दिए। मेरा दिल बेचैन था। जो भी हो रहा था अच्छा नहीं हो रहा था। मैंने डरते डरते अरसल से कहा कि अम्मी को बच्चों की इतनी भी क्या जल्दी है। वो मेरा हाथ थाम कर बोले, आलिया, बच्चे मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो चाहता हूँ अल्लाह मुझे जुड़वा बच्चे दे दे। उनकी बातें मेरा दिल हिलाने के लिए काफी थी। जो हकीकत मेरी वालदा ने मुझे बताई थी, मैं जानती थी कि मैं ये नेमत उन्हें नहीं दे सकती। और जिस दिन ये बात अरसल को पता चल गई, वो दिन मेरा उस घर में आखिरी दिन होगा। वो मुझे कभी भी मुझे इस हकीकत के साथ कबूल नहीं करेगा। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। उस दिन मेरी रूह जैसे मेरे वजूद से निकल रही थी। जिस तरह डॉक्टर बार बार कभी मेरे चेहरे की तरफ देखती, कभी अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन की तरफ, मेरी जान ही थी जो कतरा कतरा निकल रही थी। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गई। मैंने डॉक्टर की मिन्नत की कि वो मेरे बारे में मेरे शोहर को कुछ ना कहे, लेकिन वो कहने लगी कि हमें ये हुक्म नहीं है। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और अल्ट्रासाउंड वाला बता देगा। ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। बेहतर है कि आप अपने शोहर को खुद सच बता दें। मैं उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरी रिपोर्ट अरसल तक पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही लेडी डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी तो मुझे हैरत से देखने लगी। मैं यूं थी कि बेजान बुत। मेरा सच अरसल को पता चल चुका था। अरसल के बदलते तासुरात और बदलती रंगत मेरी जान निकाल रही थी। घर जाते ही मेरी सास अरसल से मेरी रिपोर्ट्स के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगे कि अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। मैं अपने कमरे में चली गई। उस वक्त मेरी बदहवासी अरूज पर थी। मेरी जान निकली हुई थी। अरसल ना जाने कमरे में आकर मुझे कौन सी सजा सुनाने वाले थे। अरसल जब कमरे में आए तो उनकी आंखें सुर्ख थी। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो। मेरे आंसू बह रहे थे। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मुझे खामोशी से देखते रहे। उन्होंने जबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नजरों से जैसे सब कुछ कह रहे थे कि इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। मैं बस मुसलसल आंसू बहा रही थी। खुद को कातिब तकदीर के हवाले कर दिया था। अरसल कहने लगे,
بس ایک بات بتا دو عالیہ، کیا تم یہ بات پہلے سے جانتی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا میری امی نے مجھے شادی کی رات نکاح کے بعد یہ بات بتائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کو اپنے قریب آنے سے روکتی تھی تاکہ آپ یہ سچ جان کر مجھے طلاق نہ دے دو۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگے تم نے اچھا نہیں کیا عالیہ، تم جانتی تھی میں اکلوتا ہوں، میری ماں کو میری اولاد چاہیے۔ تمہاری امی اگر سچ سے واقف تھی تو انہوں نے ہمیں انجان رکھ کر غلط کیا ہے۔ یہ کہہ کر ارسل کمرے سے باہر نکل گئی۔ پوری رات وہ کمرے میں نہیں آئے۔ میری والدہ نے مجھے شادی کی رات روتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ میں بھانج ہوں، میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ پھر مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ جتنا ہو سکے میں ارسل سے دور رہوں، کیونکہ اگر وہ مجھ سے تعلق قائم کرے گا تو ظاہر ہے پھر بچے کا مطالبہ بھی کرے گا، اور اس کے علاج کے لیے جب بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا تو یہ حقیقت اس پر آشکار ہو جائے گی۔ اور آج وہ ہو چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، لیکن وہ ایک بار بھی میرے آنسو پہنچنے نہیں آیا۔ صبح تک میں سمجھ چکی تھی وہ مجھے کیا فیصلہ دینے والا ہے۔ جب میں صبح کمرے سے باہر نکلی تو ارسل اپنے آفس جا چکا تھا۔ پورا دن میرا بے چینی سے گزرا تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر بھی اداسی سے چھائی ہوئی تھی۔ اس نے رپورٹس پکڑی ہوئی تھی جو ساس کے سامنے رکھ دی۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی، لیکن پھر مجھے علم ہوا کہ میری ساس بالکل ان پڑھ ہے۔ کہنے لگی ارسل مجھے ان کا کیا پتا کہ کیا لکھا ہے، مجھے بتاؤ۔ ارسل کہنے لگے کہ میں آپ کو کبھی بھی وارث نہیں دے سکتا امی، کیونکہ میرے اندر ایسے جراثیم ہی نہیں ہے کہ مجھے اولاد ہو سکے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا، میری ساس کی گلے لگ گیا۔ کہنے لگا اماں میں بھانج مرد ہوں، خدا کے لیے مجھ سے دوبارہ اولاد کا مت کہیے گا، میں آپ کو سب کچھ دے سکتا ہوں سوائے اولاد کے۔ یہ سن کر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ارسل نے ہر بات خود کر لی تھی اور مجھے ہر چیز سے بری الزیمہ کر دیا تھا۔ میری ساس بھی رو رہی تھی اور میں ہکا بکا اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مرد کا کون سا روپ تھا جو میرے سامنے ارسل کی صورت میں تھا؟ میری ساس نے آنسو بہا لیا تو کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، ہم یتیم خانے سے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیں گے اور اسے اپنا سمجھ کر پال لیں گے، لیکن تم اپنا دل برا مت کرو، میں کبھی تمہیں دوبارہ اولاد کے لیے نہیں کہوں گی۔ کمرے میں آ کر ارسل بیڈ پر بے جان سا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگی۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ میری خامی کو اپنے نام لے لیا۔ انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور اپنے پاس بٹھایا۔ کہنے لگے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس ہمارے وجود کے ساتھ ہمارے اندر کے عیب کو بھی چھپا لیتا ہے۔ تم میرا لباس ہو عالیہ، تمہارا عیب میرا عیب ہے اور میری خوبی تمہاری۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب میرے لیے آسان تھا، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تمہارا قصور نہیں ہے۔ میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں جسے ارسل جیسا شوہر ملا۔